हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पी बाई क्यू एंड दिस इज सत्यम वर्मा। फ्रेंड्स, अपना ये जो सेशन है इसमें अपन डिस्कस कर रहे थे यूजीसी नेट के पेपर्स को, जिसमें कि आज अपन डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। ये पेपर आपका हुआ था दिसंबर 2020 एवं 2021 का जो कंबाइंड पेपर हुआ था, इसमें ये वाला पेपर किया गया था। ठीक है, तो आज इसका अपन सॉल्व देखेंगे। कंप्लीट पेपर है, टोटल क्वेश्चन इसके 50 हैं। 50 यानी कि जो आपके 10 यूनिट हैं उनमें से 5-5 क्वेश्चन करके आते हैं, उन सभी को देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपना ये सेशन शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड अगर आप पुराने हैं तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दिया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहले इसमें अपन लोग सॉल्व करेंगे डीआई। डीआई जो कि सभी लोगों को टफ लगती है, तो शुरुआत अपन लोग यहीं से करेंगे। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे दिया गया है, टेबल दी गई है, सारणी इसको कह सकते हैं आप बीएससी, बीए, एमएससी एंड एमए की, जिसमें कि जो ए फॉर दिया गया है, जो परीक्षा में शामिल विद्यार्थी हैं उनको दिया गया है, और यहाँ पे क्यू फॉर यानी कि जो क्वालिफाइड है, उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या दी गई है। टोटल जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है यहाँ पे कितनी, 1000 है। इसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन ये वाला सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल अभ्यर्थी हुए उनकी संख्या 1000 है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी ए दिया गया है, और उत्तीर्ण अभ्यर्थी क्यू से इसको डिनोट किया गया है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पढ़िए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें कि जो वर्ष 2016 से लेकर के 2020 में कितना है, 2016 से लेकर के 2020 के दौरान स्नातक स्तर यानी कि जो बीएससी बीए है, इनकी परीक्षा, और जो स्नातकोत्तर है यानी कि एमएससी और एमए के लिए उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर पूछा गया है। किसका पूछा गया है ये, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्याओं का बीच का अंतर यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए अब कैसे निकालेंगे इनकी संख्याओं का। तो यहाँ पे जो उत्तीर्ण है, क्वालिफाइड है, इनको आप पहले अलग से गिन लीजिए। ठीक है, बीएससी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनको ऐड करते जाइए, क्वालिफाइड को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो करिए आप लोग भी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इनका हो जाएगा कितना, 9.3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो बीएससी वाले हैं जिनमें कि उत्तीर्ण की संख्या पूछी गई है, 9.3 हो जाएगी। बीएससी का अगर आप लोग ऐड करेंगे इनको, तो यहाँ पे इनकी संख्या हो जाएगी 2 4 6 8 10 12। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आप लोगों की 13.4। 13.4 हो जाएगी। ठीक है, अब इनका कर लेंगे, आप टोटल ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसमें बीएससी एंड बीए को एक साथ में रखा गया है, एमएससी एंड एमए को एक साथ में रखा गया है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको संख्या जो मिलेगी वो मिलेगी 22.7। ठीक है, 22.7 यहाँ पे संख्या इनकी मिल गई। अब एमएससी एंड एमए की देखिए। ठीक है, एमएससी में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं और एमए में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, इनको आप टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा एमएससी का 6.1 आएगा, और यहाँ पे जो एमए है, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो संख्या आएगी टोटल, एक मिनट इसको इरेज कर, यहाँ पे 22.7 लिख लीजिए। ठीक है, और इनका जो टोटल आया हुआ था 6.1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो एमए है, एमए में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इनकी संख्या हो जाएगी 13.1। ठीक है, अब जब इनका आप टोटल करेंगे तो टोटल इनका हो जाएगा 19.2। ठीक है, 22.7 में से आप माइनस करेंगे 19.2 को, तो आपका जो टोटल आएगा यहाँ पे 3.5 में। अब इनका एवरेज पूछा गया है, यहाँ पे दोनों में पूछा गया है। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 1000 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे आप 3.5 का इंटू करेंगे किससे, 1000 से। ठीक है, टोटल आप इंटू कर देंगे 1000 से। जब आप इंटू करेंगे तो संख्या कितनी आएगी, 3500
जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप टिक लगा लेंगे, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें वर्ष 2018 और 2019 की सभी श्रेणियों के लिए अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच की संख्या का पूछा गया है। अनुत्तीर्ण का पूछा गया है, तो चलिए 2018 से लेकर के 2019 वाले इनको देखते हैं। तो इनमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 2018 वाली लाइन ये है और 2019 की ये है। जब आप 4.2 में से 2.1 को माइनस करेंगे, 7.2 में से 2.8 को माइनस करेंगे, 2.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे, 4.6 में से 2.5 को माइनस करेंगे, तो आपका जो टोटल आएगा यहाँ पे माइनस करना है इन लोग को। ठीक है, इन वाली संख्याओं को इसमें से माइनस करना है। ये टोटल स्टूडेंट है, ये पास स्टूडेंट है। जब आप टोटल स्टूडेंट में से पास को माइनस कर देंगे तो आपके बच्चे कौन से रह जाएंगे, जो आपके पास नहीं हुए हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, तो इनका जब आप टोटल करेंगे 2018 वालों का, तो इनकी संख्या आएगी, इनकी संख्या यहाँ पे लिख लीजिए 9.6 आएगी। ठीक है, अब आप देखिए 2019 में, इसमें भी यही करना है। 4.8 में से 2.3 को माइनस करना है, 6.8 में से 2.6 को माइनस करना है, 2.5 में से 1.2 को, और जो 4.9 है इसमें से माइनस करना है 2.7 को। तो यहाँ पे जो आपकी संख्या आएगी टोटल वो आ जाएगी 10.2। ठीक है, 10.2 ये संख्या आएगी। अब इसमें क्या पूछा गया है, एक मिनट, क्वेश्चन ऊपर है। इनके बीच के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच का अंतर पूछा गया है। ठीक है, जब आप अंतर पूछा जाएगा तो इनको कुछ नहीं करना, सिंपली इनको माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर यहाँ पे जो संख्या अपन लोगों को प्राप्त होगी 10 में से, इसको उल्टा कर दीजिए। 10 में से 9.6 को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0.6 ये संख्या आएगी। टोटल कितने अभ्यर्थी हैं, 1000 है। इंटू का कर देंगे 1000, संख्या मिलेगी आप लोगों को 600। आंसर इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये, 600 कहाँ पे है, डी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका, एमएससी है और उनके जो औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 2016 और 2020, यानी कि यहाँ से 2016 से लेकर के 2020 तक एमएससी के और एमए के औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के यहाँ पे बीच का अंतर पूछा गया है। तो चलिए फिर से इनका यही करना है अपन लोगों को। एमएससी का अगर आप देखेंगे, टोटल जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, यानी कि अपन लोगों को क्वालिफाइड गिनना है, इनको ऐड करेंगे तो अभी अपन लोगों ने इसकी संख्या को ऐड किया था, कितना आया था, 6.1 आया था। ठीक है, और जब आप एमएससी को ऐड किया था, ये सॉरी, एमएससी को ऐड करने पर जो संख्या मिलेगी, हाँ 6.1 है, और इनको ऐड करने पर 13.1 आएगा। ठीक है, अब इनका बीच का अंतर पूछा गया है, तो 13.1 में से 6.1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो संख्या मिलेगी आप लोगों को 7 मिलेगी। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो बट्टे के कर देंगे 5। 5 इसको कर दिया है, आएगा इसका जो सॉल्व करने पर 1.4, और इसको इंटू करना है कितने से, 1000 से, क्योंकि अपने टोटल अभ्यर्थी कितने थे, 1000 थे, तो इनको टोटल कर दिया, इंटू कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1400 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 जीरो हो गई है, आप एक ही मान करके चलेंगे, दो ही मान करके चलेंगे, 1400 हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ, सी ऑप्शन इसमें आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। किस वर्ष के लिए जो बीएससी एवं बीए के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच का अंतर न्यूनतम है, अंतर न्यूनतम इसमें पूछा गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, माइनस कर करके देखते जाएंगे कहाँ पे सबसे कम जो नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये दिया गया है यहाँ पे माइनस करके, आप लोग इसको नहीं देखेंगे, आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है,
इसमें जो माइनस के 1.9 है, 2.3, 2.3, 1.7, 2.3। तो जो सबसे कम आया है वो कहाँ पे आया है, 1.7 है, 2019 का आया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 2016 से लेकर के 2020 के बीच की बीएससी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले और परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पे पूछा गया है। चलिए इनको देख लेते हैं। बीएससी का पूछा गया है, ठीक है। बीएससी का है तो इनको टोटल करिए, बीएससी वाले कौन कौन से हैं। ये सारणी है, टोटल अभ्यर्थी हैं शायद, रुको एक मिनट। 2016 से 2020 के बीच में पाठ्यक्रम में परीक्षा में भाग लेने वाले और परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, ठीक है। चलिए, जो टोटल ने भाग लिया था, ये यहाँ पे इनका सॉल्व देख लीजिए। ऊपर सारणी इसके ऊपर दी गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ही करूंगी। बीएससी में इनने टोटल ने भाग लिया था और ये टोटल इसमें क्वालिफाइड हुए थे। इन दोनों का ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में आप लोग माइनस कर देंगे, 19.8 इनका टोटल आएगा। और इसमें से माइनस कर देंगे कितने को, ये 10.5 को ये माइनस करेंगे आप लोग। तो माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, सॉरी, ये जो इसका टोटल है, एक 19.8 ये विद्यार्थी रहे थे टोटल जिन्होंने कि भाग लिया था। और क्वालिफाइड इसमें से हुए थे, इनको जोड़ने पर प्राप्त होगा अपन लोगों को कितना, 9.3, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी कितनी, 10.5। टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 है ये, तो बटे के कर देंगे आप इसमें 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आपको संख्या जो प्राप्त होगी 2.1 यहाँ पे संख्या प्राप्त हो जाएगी। टोटल जो अभ्यर्थी है उनकी संख्या है 1000, इंटू कर देंगे 1000 से। 1000 से इंटू करने पर अपन लोगों को आंसर प्राप्त होगा कितना, 2100, ठीक है। 2100 यहाँ पे अपन लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा, 2100 कहाँ पे दिया गया है, वही आपका ए आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डीआई हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैथ का है कि नीचे कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला इसमें कह रहा है कि जो कथन है 30 से लेकर के 50 के बीच की जो सभी ऋण संख्याएं होती हैं उनका औसत 38.9 दिया गया है। ऋण संख्या जैसे कि 31, जिससे कि उसका भाग सिर्फ उसी संख्या से जाए और कोई संख्या से उसमें भाग नहीं जाएगा। 31 के बाद में आपका 37 है। 37 के बाद में आप लोगों की जो संख्या हो जाएगी वो 41। 41 के बाद में 43। 43 के बाद में 47, ठीक है। इन सभी का ऐड करने पर और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को जो संख्या प्राप्त होगी 39.9 होगी, ना कि 38.9 होगी, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें कह रहा है, दूसरा इसमें कह रहा है कि जो पहला यानी कि जो फर्स्ट 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है 150 है। तो अब प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 यानी कि 1 से लेकर के 15 तक आप ऐड करेंगे और उनका डिवाइड कर देंगे 15 से। तो जो आपको औसत प्राप्त होगा वो 150 कह रहा है, तो 150 तो कैसे भी नहीं आएगा। इसलिए जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है वो भी गलत हो जाएगा। एक और दो दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएंगे। देख लीजिए इनका आंसर। तो जो दोनों गलत हैं, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आप सॉल्व देख लीजिए। यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है, ये 39.9 प्राप्त हो रहा है। कथन 2 के अनुसार इनको ऐड करने पर 120/15 करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा 8 मिलेगा। इसलिए जो ऑप्शन दोनों है वो क्या हो जाएंगे, दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से।
चलिए कर लेते हैं इसको। सिमेट्रिकल एनक्रिप्शन क्या होता है, यानी कि जो सममित एनक्रिप्शन है ये क्या होता है, इसमें कोई एक ही कुंजी होती है, एक ही की होती है, तो इसको यानी कि सीक्रेट की इसमें होती है, तो ये हो जाएगा आपका ए का थर्ड हो जाएगा। आगे उसमें है अनसीमित, जो असमित हो जाएगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा इसमें एनक्रिप्शन, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कई सारी की होती है, सार्वजनिक एवं प्राइवेट कीज होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। प्रमाणन यानी कि ऑथेंटिकेशन किसमें होता है, जिसमें कि आपके हस्ताक्षर वगैरह होते हैं, उसी में तो आप ऑथेंटिकेशन माना जाता है, उसी को एक प्रमाण माना जाता है, तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा सी का सेकंड हो जाएगा। और सर्विस से बचने का मना करना यानी कि ईमेल फिल्टर हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो आप देख लीजिए, ए का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही ठीक बैठ रहा है, ठीक है, ए का यहाँ पे ठीक है। चलिए इसका डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है ये कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको अवरुद्ध करने का प्रयत्न संघबद्ध या प्रयोक्ताओं को नेटवर्क के हिस्से विशेषकर इंटरनेट सर्वर से प्राप्त करने से रोकने का प्रयास है। आगे कह रहा है कि जो ईमेल फिल्टर है इसका प्रयोग करके इसे कम किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि जो इंटरनेट सेवा है इनको अवरुद्ध करने का प्रयत्न क्या है, संघबद्ध है या प्रयोक्ताओं को नेटवर्क के हिस्से से यानी कि विशेषकर इंटरनेट सर्वर से प्राप्त करने से रोकने का प्रयास करता है, यानी कि जो अगर इंटरनेट सेवा है उनको आप रोक देंगे तो इससे क्या होगा, जो इंटरनेट सर्वर है उनसे जो भी आपको प्राप्त होता है उनसे कुछ ना कुछ तो रुकेगा ही। और जो ईमेल फिल्टर है इसका प्रयोग करके इसे कम किया जा सकता है, बिल्कुल। ये आपका कथन एक और कथन दो दोनों ही सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन आप इसका बी लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन का अपन लोगों को इसमें चूज करना है। पढ़िए कथन कौन कौन से हैं। पहला इसमें कह रहा है कि जो मौलिक सॉफ्टवेयर है इसके साथ में प्रदान किए गए प्रोडक्ट की उपयोग होता है, यानी कि यूज ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई विद ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। दूसरा इसमें कह रहा है लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करना, मूल पैकेजिंग पर होलोग्राम का प्रयोग करना। आगे और ऑप्शन दिए गए इसके, गैर कानूनी उपयोग को रोकने के लिए डॉगल का उपयोग करना। तो जो इसमें पूछा गया सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, चारों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, ए बी सी डी। जो सॉफ्टवेयर होता है इसके सही सही मायने में क्या होते हैं, जो सॉफ्टवेयर है कॉपीराइट के संबंध में सत्य कथन हो जाएगा कि मौलिक सॉफ्टवेयर के साथ में जो प्रदान किए गए प्रोडक्ट हैं उनकी उनका उपयोग करना, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करना, मूल पैकेजिंग पर होलोग्राम्स का प्रयोग किया जाता है इसमें, और गैर कानूनी उपयोग को रोकने के लिए डॉगल का उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्थागत पुनर्संचरण और समेकन के संबंध में निम्नलिखित में से नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु क्या क्या है, इसको पूछा गया है, कौन कौन से मुख्य बिंदु हो जाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कह रहा है कि अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं की प्रारंभिक विशेषता और अध्ययन के विषय के साथ में रूढ़ पृथक्करण करना। इसमें देखिए ये शब्द गलत दिया गया है और ये गलत दिया गया है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। संकीर्ण नहीं है, उनका जो माइंड है उनको संकुचित नहीं करना है, उनका फैलाव करना है, अलग नहीं करना है, उनको जोड़ना है विषयों से, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये इसका आधार नहीं है। आगे इसमें कह रहा है ऐसे संस्थान विकसित करना जिसका प्रमुख ध्यान क्या हो, शोध मात्र हो, यानी कि सिर्फ ऐसे ही संस्थान को विकसित करना है जो कि रिसर्च करना हो, बाकी के और संस्थान नहीं बनाएंगे, तो ऐसा भी नहीं कहा गया था। हाँ ये कहा गया था कि शोध पर फोकस होगा, लेकिन सिर्फ शोध पर ही फोकस होगा ऐसा नहीं कहा गया था। आगे कह रहा है कि महाविद्यालयों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली स्थापित करना है, ये कहा गया था जो एनईपी 2020 की आई थी। आगे है इसमें विद्वानों का सशक्त समुदाय तैयार करना है, हानिकारक साइलों को नष्ट करना है,
छात्र छात्राओं को कला सृजन खेल समेत अन्य विषयों में समर्थ बनाना है। ये भी किसका पार्ट रहा था? 2020 जो एनईपी रिपोर्ट आई थी उसमें। आगे कह रहा है कि जो उच्चतर शैक्षिक संस्थान है उनको बृहद बहुविषयक विश्वविद्यालय में परिणत कर विभाजीकरण को समाप्त करना। बिल्कुल ये बात जो कही गई थी 2020 में ही कही गई थी, तो आपके जो ऑप्शन सही हो जाएंगे सी, डी और ई, ये सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सही होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल है जो कि विद्यार्थियों को व्याख्यान पठन अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करता है, यानी कि जो कॉग्निटिव है उसको डिजाइन किया गया है। कौन सा हो जाएगा? एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, आगमनात्मक सोच, मेमोरी यानी कि स्मरक, या फिर वैज्ञानिक गवेषणा जो होता है। तो इसमें संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, वो हो जाएगा आपका एडवांस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है विद्यार्थियों को व्याख्यान पठन और अन्य माध्यम के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में जो डेविड आशुबेल के द्वारा इसको दिया गया था, नाम याद रखेंगे ये किसके द्वारा दिया गया था? डेविड आशुबेल के द्वारा, जो कि एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। आशुबेल के अनुसार सामग्री जो होती है सार्थक है या नहीं, यह शिक्षार्थी की तैयारी और सामग्री के संगठन पर अधिक निर्भर करती है। ये किसने कहा था? आशुबेल ने कहा था। उनका जो मॉडल था एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें दिया गया है आईसीटी के टूल्स दिए गए हैं, उनके पर्पस दिए गए हैं, किस लिए किसको बनाया जाता है। गूगल क्लासरूम है, ये किसके लिए बनाया गया था? यहाँ पर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तक पहुंच बनाई गई थी। ठीक है, क्लासरूम है ये हो जाएगा आप लोगों का। गूगल मीट है, गूगल मीट में क्या होता है? एक सिंक्रोनस इंटरेक्शन होता है, सब लोग एक साथ में बैठ करके अपने एक मीटअप करते हैं, मीटिंग करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगी समकालिक अंतःक्रिया हो जाएगी, एक सामने बैठ करके ये क्रिया होती है जो कि किसी न किसी माध्यम से होती है। गूगल क्विज है, क्विज में आपका जो होता है, और नेक्स्ट इसमें चौथा हो जाएगा, हाँ, गूगल जेमबोर्ड हो जाएगा। तो जो गूगल क्विज होता है उसमें क्या होता है? यहाँ पे अधिगम का मूल्यांकन होता है, यानी कि क्विज जब आप सॉल्व करते हैं तो इसमें आप लोगों को सही या गलत का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो गूगल क्विज हो जाएगा उसमें क्या होगा? अधिगम का मूल्यांकन किया जाएगा। और जो आपका गूगल जेमबोर्ड है इसमें क्या किया जाएगा? सहयोगात्मक, यानी कि एक साथ में इकट्ठा हो जाते हैं। जेम बोर्ड में कई सारे लोग, 4-5 लोग इकट्ठा होकर के कार्य करते हैं। कोलैबोरेटिव टास्क इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कथन इसमें कह रहा है कि जो अपशिष्ट जल होता है शोधन प्रणाली में अधिकांश बड़े तैरने वाले पदार्थों को स्क्रीन चैम्बर में हटा दिया जाता है। ठीक है, और इसके आगे ये कह रहा है जो अपशिष्ट जल है उसके कोलाइड और जो घुलनशील पदार्थ है उनको ग्रिड चैम्बर से हटा दिया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ग्रिड चैम्बर से इसको नहीं हटाया जाता है। जो अपशिष्ट जल होता है जल शोधन प्रणाली में अधिकांश जो बड़े तैरने वाले पदार्थ हैं उनको स्क्रीन चैम्बर से हटा दिया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। यहाँ पे जो ऑप्शन इसका सही होगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी है, व्याख्या देख लीजिए। अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली में अधिकांश बड़े जो पदार्थ होते हैं स्क्रीन चैम्बर से उनको हटा दिया जाता है, परंतु जो अवशिष्ट जल के कोलाइड्स होते हैं और जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको ग्रिड चैम्बर में हटाते नहीं है। सेडिमेंट जो टैंक होता है जहां पे अपसाद होते हैं उस टैंक में इसको डाल दिया जाता है। माध्यमिक उपचार यानी कि जो द्वितीयक उपचार होता है घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को हटा देता है, जो कि प्राथमिक उपचार से इसको बच जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे।
जो सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है निम्नलिखित में से किन किन बातों से संबंधित है? कौन कौन सी बातें हो जाएंगी? जो सार्थक शाब्दिक अधिगम है इनका सिद्धांत है। इसमें इन्होंने कहा था कि जो ज्ञान है पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये ठीक है। आगे कह रहा है कि जो नई जानकारी है यानी कि अधिगम है, इसको प्रोसेस करने हेतु दिमाग कैसे कार्य करता है, ये भी इसी में कहा गया था। बी आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो जब शिक्षक विद्यार्थी को नई सामग्री यानी कि अनुदेश परोसते हैं, तब वे पाठाचर्या और अधिगम के संबंध में विचारों का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी तो सही हो गया। आगे देखिए, विद्यार्थी जो कि समालोचनात्मक प्रश्नों यानी कि जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका उत्तर कैसे देते हैं, ये इसमें ऐड नहीं था। आगे जो संस्थान ने भाषा प्रयोगशाला की स्थापना किस प्रकार की है, अवसंरचना उनके देखेंगे, तो ये भी इसमें नहीं हो जाएगा। ए बी एंड सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सार्थक शाब्दिक अधिगम है इनका सिद्धांत किससे संबंधित था? ज्ञान यानी कि पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को कैसे अव्यवस्थित किया जाए, नई जानकारी यानी कि अधिगम को प्रोसेस करने हेतु कैसे कार्य करता है अपना दिमाग। आगे है इसमें जब शिक्षक विद्यार्थियों को नई सामग्री यानी कि अनुदेश परोसते हैं, तब वे पाठ्यचर्या और अधिगम के संबंध में विचारों का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं। जो सार्थक शाब्दिक अधिगम है इसका सिद्धांत दिया था किसने? डेविड आसुबेल ने। और उन्होंने छात्र के ज्ञान के आधार पर शिक्षा को विस्तारित करने पर बहुत जोर दिया था, ये आप याद रखेंगे आसुबेल के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि ग्रीष्म ऋतु का जो धूम कोहरा होता है मुख्यतः ओजोन और अन्य प्रदूषकों के प्रकाश यानी कि रासायनिक फोटोकेमिकल निर्माण से जुड़ा होता है। दूसरा इसमें कह रहा है कि जो ग्रेट लंदन स्मॉग है आपदा ग्रीष्म ऋतु के धूम कोहरे का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका जो ग्रीष्म ऋतु का कोहरा होता है धूम कोहरा है, मुख्यतः ओजोन और जो अन्य प्रदूषक होते हैं इनके प्रकाश रासायनिक यानी कि फोटोकेमिकल निर्माण से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही है, कथन ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो ग्रेट लंदन स्मॉग है इसको उदाहरण कह रहा है किसका? ग्रीष्म ऋतु के कोहर धूम कोहरे का, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। एक पहला आपका सही है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, जो ग्रीष्म ऋतु है उसका धूमकोरा मुख्यतः ओजोन एवं अन्य प्रदूषकों के प्रकाश रासायनिक निर्माण से जुड़ा होता है। ये स्मॉग जो होता है प्राय गर्म क्षेत्रों एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और जो ग्रेट लंदन स्मॉग है ये कहाँ पे है? ये शीत ऋतु है। ये आपका कैसी है? यहाँ की शीत ऋतु की है। और ये शीतोष्ण धूमकोहरे का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। आप जब ग्रेट लंदन में, और ये कहाँ की पोलर एरिया की बात कर रहा है, पोलर से थोड़ा नीचे उस एरिया की ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के विभिन्न समस्थानिक होने की सही क्रम क्या है? यू इनको सही क्रम में लगाना है। यूरेनियम के विभिन्न समस्थानिक होने का सही क्रम इसमें पूछा गया है। तो पहले पे आपका आ जाएगा यूरेनियम 238। ये तो दो बार दिया गया है, आप इनमें से एक को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यूरेनियम 235, उसके बाद में यूरेनियम 234 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी बी ए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो सांख्यिकीय परीक्षण है इसकी शक्ति शून्य प्राकल्पना के गलत रहने पर इसे अस्वीकार करने की इसकी क्षमता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो कोई प्रतिदर्श है इसके मानक विचलन का मान इसकी समांगता विषमांगता को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? जो सांख्यिकीय परीक्षण होता है उसकी शक्ति क्या होती है? जो शून्य परिकल्पना है गलत रहने पर इसको अस्वीकार करने की क्षमता होती है। बिल्कुल ठीक ठीक कहा गया है इसमें। और जो प्रतिदर्श होता है उनका मानक विचलन क्या होता है? इनके जो मान होता है इसकी समांगता यानी कि जो समानता होती है और विषमांगता होती है, इनको दर्शाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो यहाँ पे आपके कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हो जाएंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
न्याय शास्त्र के अनुसार व्याप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही पूछे गए हैं? व्याप्ति के लिए पूछा गया है, इसमें क्या होगा? न्याय के लिए यह मात्र दो अलग अलग वस्तुओं के बीच संबंध को अभिव्यक्त करता है, मात्र नहीं होगा यहाँ पे, इसको गलत कर दीजिए। आगे कह रहा है कि यह व्यक्ति समुदाय के बीच में संबंधों को अभिव्यक्त करता है, बिल्कुल ये संबंधों को दिखाता है। आगे ये जो ऐसा कहा जा सकता है कि यदि दो वस्तुएं कारण और कार्य के रूप में संबंधित है तो दो वस्तुओं के बीच में इनका अस्तित्व होता है, बिल्कुल ये इसमें व्याप्ति में दर्शाया जाता है, तो आपका सी भी सही हो जाएगा। और इसमें आगे कह रहा है डी में कि यदि दो वस्तुएं हैं जाति और वंश के रूप में संबंधित है तो इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि इसका अस्तित्व दो वस्तुओं के बीच में है, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि दो वस्तुओं के बीच में इसका संबंध है अगर वो जाति और वंश के रूप में संबंधित है तो। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी सी एंड डी, देख लीजिए कहाँ पे है ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची एक से सूची दो को फिर से मिलान करना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इनको किस किसने स्थापित किया था? तो चलिए मिला लीजिए। जो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, ये किसने बनाया था? डॉक्टर राधाकृष्णन का था। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, ये किसके द्वारा लाया गया था? मुदालियर आयोग भी इसको कहा जाता है। एजुकेशन आयोग यानी कि जो शिक्षा आयोग है, ये किसके द्वारा लाया गया था? ये डी और डॉक्टर DS कोठारी के द्वारा। और जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, ये सैम पित्रोदा के द्वारा लेकर के आया गया था। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी श्रृंखला दी गई है, इनमें से लुप्त संख्या पूछी गई है, क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंपली आप इसको ऐड करते जाएंगे। दो में इसने तीन को ऐड किया है, हो गए कितने? पांच। पांच और इसमें फिर से तीन में इसने दो को ऐड कर दिया, पांच और पांच 10 हो जाएंगे। इसमें इसने संख्या जोड़ी है दो दो कर करके। पांच के बाद में इसने सात जोड़ी है, सात के बाद में नौ जोड़ी है, नौ के बाद में आप 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ने पर यहाँ पे जो संख्या मिलेगी आप लोगों को 7 और 3। ठीक है, 37 आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई रकम है 15 लड़कों के बजाय कितने लड़कों में दी जा रही है? 10 लड़कों में दी जा रही है। ठीक है, 10 लड़कों में दे रहे हैं इसको, तो जो प्रत्येक लड़का है उसको प्राप्त कितना हो रहा है? 50 रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 50 रुपए यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो इसको यहाँ पे वह रकम कितनी है ये पूछनी है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लीजिए, जो टोटल लड़के हैं कितने हैं? 15 लड़के हैं। 15 के बजाय हम किसको दे रहे हैं? 10 को दे रहे हैं। तो यहाँ पे 15x मान लीजिए, यानी कि 15 है। सॉल्व कर लिए यहाँ पे इसको। 15 लड़के हैं यहाँ पे जो पहले इनको दे रहे थे, अब वो कितने में दे रहे हैं? यहाँ पे अपन इनको x प्लस टोटल कितने? 50 रुपए। 50 लड़कों को 50 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, x प्लस यहाँ पे 50 हो रहे हैं, लड़के कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 15x इजिकल टू यहाँ पे 10x प्लस यहाँ पे कितने हो जाएंगे? x लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 10x प्लस यहाँ पे 500 हो जाएंगे। अब इसको इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 5x इजिकल टू 500, x इजिकल टू 100। ठीक है, 100 हो गए। 100 के यहाँ पे लड़के कितने हैं? 15 है, तो 15 इंटू 100 आंसर कितना आएगा आप लोगों का? 1500 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल कितने होते? वह रकम कितनी थी? 1500 रही थी। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही होगा आप लोगों का वो कौन सा हो जाएगा? देखिए इसको, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि जो डीब्रीफिंग है, इसमें आंकड़ों के संग्रहण के बाद में कई क्रियाकलाप शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें देख लीजिए। किसी विवरण की यहाँ पे व्याख्या होती है, इसका आंसर 15 ही था ना। हाँ, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, डीब्रीफिंग इसमें क्या होता है, आंकड़ों के संग्रहण के बाद में कई क्रियाकलाप शामिल होते हैं। तो किसी विवरण की इसमें व्याख्या होती है, ठीक है। वर्तमान शोध की श्रेष्ठता की व्याख्या करना, ये इसमें शामिल नहीं होता है। जो आपका अध्ययन है, अध्ययन के प्रयोजन का वर्णन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पज ऑफ स्टडी, ये भी ठीक है। इसमें अध्ययन के उपरांत अनुवर्ती चिकित्सीय या फिर मनोवैज्ञानिक का ध्यान रखना होता है, ये भी इसमें ठीक है। और आपका जो कह रहा है कि शोध के निष्कर्ष का जनरल में प्रकाशन करना होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए, सी एंड डी सही हो जाएगा। देख लीजिए कौन कौन सा है यहाँ पे। बी ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। डीब्रीफिंग में जो आंकड़ों के संग्रहण के बाद में कई क्रियाकलाप शामिल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, किसी विवरण की व्याख्या किया जाता है, अध्ययन के प्रयोजन का वर्णन करना, और अध्ययन के उपरांत अनुवर्ती चिकित्सीय या फिर मनोवैज्ञानिक ध्यान करना। आगे पढ़िए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध यानी कि NCHER भारत में उच्चतर आयोग के लिए शीर्ष विनियामक निकाय है। आगे कह रहा है कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इसकी सिफारिश के अनुसार उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण AICT एवं MCI और BCI के प्रवेश के स्तर के लिए विनियामक प्रकारों को नहीं देखेगा। तो इसमें आपके स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, तो चलिए इनको थोड़ा सा इंग्लिश में हम देख लेते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि NCHER इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर एजुकेशन इन इंडिया स्टेटमेंट। और जो सेकंड है इसमें, द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन विल नॉट बी डीलिंग विद एंट्री रेगुलेशन फंक्शन ऑफ द AICTE MCI BCI एंड एज रिकमेंडेशन बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा जो उच्चतर शिक्षा आयोग है और जो भारत में उच्चतर आयोग है, इनके लिए शीर्ष विनियामक निकाय है। और जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश के अनुसार जो उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक जो प्राधिकरण है, ये प्रवेश के विनियामक प्रकारों को नहीं देखेगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या होगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो राष्ट्रीय उच्चतर शोध एवं शिक्षा एवं शोध है यानी कि NCHER है, भारत में शोध कार्यों के लिए शीर्ष निकाय माना जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इनकी सिफारिश के अनुसार उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण AICTE MCI BCI के प्रवेश स्तर के लिए विनियामक प्रकारों को देखेगा। उसमें क्या कहा गया, नहीं देखेगा। तो आप दोनों कथन है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्याय शास्त्र के अनुसार जब कोई किसी विशेष स्थान पर धुआं देखेगा तो क्या होगा, वह अनुमान कर सकता है कि उस स्थान पर आग भी है, ठीक है। रीजन इसमें कह रहा है कि धुआं का कारण क्या है, आग है, और जहां धुआं होता है वहां पे आग जरूर होता है। तो यहाँ पे कारण नहीं है, ये धुआं के कारण में आग हो सकती है, आग के कारण में धुआं नहीं है। तो आर आपका ये गलत हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो अभिक्रिया है न्याय शास्त्र के अनुसार, जब कोई किसी विशेष स्थान पर धुआं देखता है तो वो क्या करता है, अनुमान कर सकता है कि उस स्थान पर आग भी है। ये सही कहा गया है। लेकिन इसमें जो तर्क दिया गया है कि धुआं का कारण क्या है, आग है, जहां धुआं होता है वहां पर आग जरूर होती है, तो ये गलत होता है। आग का कारण धुआं हो सकता है या फिर धुआं होता है वहां पर जरूर नहीं है कि आग लग ही जाए, ऐसा हर बार संभव नहीं होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या तुमने अपने माता पिता से चोरी करना बंद कर दिया है, इस तर्क में कौन सा दोष पूछा गया है।
ठीक है। जो अनभिज्ञता से अपील करना है, दया के लिए अपील करना, प्रश्न पूछना या फिर जटिल प्रश्न। अब इसमें क्या है, बहुत ही ये जटिल है, क्योंकि कभी ना कभी अपन लोग क्या है, किसी ना किसी बात पर झूठ बोल देते हैं या फिर चोरी कर लेते हैं। तो ये एक जटिल प्रश्न होता है जो कि तर्क दोष है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जटिल प्रश्न तर्क दोष वह होता है जिसमें कि किसी दिए गए प्रश्न का उत्तर पूर्व प्रश्न के उत्तर की ही भांति होता है, यानी कि पहले की ही भांति होता है। इसलिए इसको असत्य तर्क दोष भी कहा जाता है, गलत तर्क दोष भी इसको माना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे संप्रेषण को क्या कहा जाता है जो कि अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के दायरे से बाहर होता है? क्या कहा जाता है इसको? अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, जो कि किससे बाहर होता है? आपके इंटरपर्सनल से। ठीक है, इसको इंट्रापर्सनल कहा जाता है। इंट्रापर्सनल यानी कि खुद के अंदर, अंतर वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, जनसंचार यानी कि जो मास कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड यानी कि ऊर्ध्वमुख जो संप्रेषण होता है। तो जो अंतर वैयक्तिक से बाहर होगा, यानी कि जो सभी लोग बैठ करके अपने मन बातें कर रहे होंगे, उससे बाहर का हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कि अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण के दायरे से बाहर होता है। जनसंचार या फिर जन प्रवाद से तात्पर्य बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ पक्षीय संप्रेषण के, एक पक्षीय होता है यहाँ पे जो जनसंचार होता है, जिसको आप देख सकते हैं मोबाइल फोन के माध्यम से, जो आपका टेलीविजन है इसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ये आपका जनसंचार में आता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? एक पक्षीय होता है। इसमें आप अपने पक्ष नहीं रख सकते हैं, सिर्फ जो दूसरा कह रहा है उसको सुन सकते हैं। अब आप लैब पर मत आ जाइएगा कि हम तो उसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार के जो संप्रेषण होते हैं, पुष्टि की इसमें मात्रा क्या होती है? निम्न होती है। एवं जो प्रसारित सूचना है इसका सर्वोत्कृष्ट माध्यम होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कथन है, इनको पढ़ लीजिए। शोध के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं उनमें से एक सिद्धांत का विकास करना होता है। दूसरा कह रहा है इसमें रीजन के शोध करने के लिए तथ्य और सिद्धांत दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये सही कह रहा है कि जो शोध के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उनमें से एक सिद्धांत का विकास करना होता है। अपनी जगह पर ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है कि शोध करने के लिए तथ्य भी चाहिए होते हैं अपन लोगों को, सिद्धांत भी चाहिए होते हैं, दोनों को ही महत्वपूर्ण बता रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, और इनकी जो पर व्याख्या क्या है, व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? डी ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे इसमें कथन और कारण दिया गया है, देख लीजिए। कच्चा कच्चे संप्रेषण एक संव्यवहारगत प्रक्रिया होती है। पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता अधिगम की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कक्षा कक्ष में संप्रेषण होता है वो कैसा होता है? समव्यवहारगत होता है। सभी बच्चों में, जो स्टूडेंट्स में संप्रेषण होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे व्यवहारगत होता है। दूसरा जो कह रहा है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिगम के दौरान, तो वो क्या करते हैं? अधिगम की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल ही ठीक कह रहा है, लेकिन ये कहीं से भी एक दूसरे की व्याख्या नहीं हो रही है। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, पर व्याख्या नहीं है। व्याख्या नहीं है तो ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है इसमें ये कि जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है इसको विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं, किसी खास समय किसी खास विषय के उनके ज्ञान, और वह ज्ञान कितना है, सुव्यवस्थित है, स्पष्ट है, स्थायी है, इनको सुदृढ़ बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। बिल्कुल सही बात है, अभी अपन लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है, आशुबेल के द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है, आगे जो आपका सेकंड कथन है उसको देखिए। पहला कथन आपका सही हो चुका है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि जो संज्ञानात्मक संरचना है इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे मन में किसी क्षेत्र का किस प्रकार का ज्ञान है, कितना ज्ञान है, और
ज्ञान कितना सुव्यवस्थित है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात कह रहा है ये। संज्ञानात्मक संरचना में इन सभी से मतलब होता है कि हमारे मन में किसी क्षेत्र में किस प्रकार का ज्ञान है, कितना ज्ञान है और यह ज्ञान कितना सुव्यवस्थित है, इससे लेना देना बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है, इनको देख लीजिए क्या है इसमें। इस मॉडल को मनोवैज्ञानिक आसुबेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनके अनुसार बालक अपने सीखे हुए अधिगम का स्थानांतरण अपनी नवीन समस्याओं के लिए अमूर्त रूप में कर सकता है, यानी कि जो उसने अनुभव सीखा है, अधिगम सीखा है, उसका किसके लिए वो यूज कर सकता है, जो उसमें नई नई समस्याएं उसके लिए आ रही हैं उनके रूप में उनको सॉल्व करने के लिए उसका प्रयोग कर सकता है। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना, किसी खास समय, खास विषय, उसके ज्ञान एवं वह ज्ञान कितना है, सुव्यवस्थित है, स्पष्ट है, स्थायी है, इसको सुदृढ़ बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कथन भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। एप्पल जो कंप्यूटर है प्रणाली एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है। इनके द्वारा कौन से सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, कौन सा है, लाइनक्स है, मैक है, विंडोज है या फिर सोलिस है। तो जो एप्पल कंप्यूटर प्रणाली है, इसमें जो सिस्टम प्रयोग किया जाता है वो है मैक सिस्टम। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये कैसी है, कहाँ की है, अमेरिकी प्रौद्योगिकी है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता जो अभी समय सीबीडी के मुख्य लक्षण इसमें पूछे गए हैं। जैव विविधता के जल संसाधनों का संरक्षण करना है, एवं इसमें आगे संरक्षण और जैव विविधता का संरक्षण करना है, झूम कृषि का संवर्धन करना है, और जो जीव विज्ञानिक घटक है उनके संधारणीय उपयोग करना है। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा गया, अपना जैव विविधता के लिए पूछा गया है। एक मिनट इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स, और आगे कह रहा है कि जो द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, प्रमोशन द शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, और जो आपका द सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है। आगे नेक्स्ट एक और है इसमें, ठीक है, ऑप्शन ये रहा, आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का समुचित और समान वितरण करना। तो जो जैव विविधता के लिए अभी समय सीबीडी है, इसके मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएंगे, जैव विविधता का संरक्षण करना है, झूम कृषि का संवर्धन करना है, और जो जीव वैज्ञानिक घटक हैं उनके साधारणीय उपयोग करना है। डी ऑप्शन इसमें आपका ये सही हो जाएगा, बी डी एंड ई। एक मिनट एक मिनट, झूम कृषि अगर आप झूम करेंगे तो जैव विविधता क्या होगी, नष्ट होगी, ना कि उनका लक्ष्य, उनमें लक्ष्य में रखा गया है। तो यहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण करना है, जीव वैज्ञानिक घटकों के संधारणीय उपयोग करना है, और जो आपका फायर एक्टिव यानी कि जो आनुवांशिकी संसाधन है इनसे उत्पन्न लाभों को समुचित और समान वितरण करना है। तो आपका बी डी और ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप चैट करना किसका उदाहरण हो जाएगा, असमकालिक संप्रेषण का, मैत्रीपूर्ण का, अशाब्दिक का या फिर समकालिक का। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है सिंक्रोमस में आता है, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चैट करना जो समकालिक संप्रेषण होता है, संप्रेषण होता है दो या फिर दो से अधिक पक्षों के मध्य में, ये वास्तविक समय में होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ये उसमें मैसेज छोड़ दिया जाता है बाद में भी, लेकिन इसको माना गया है सिंक्रोमस में। डी ऑप्शन इसका सही लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण में पार सांस्कृतिक अवरोध किससे संबंधित होता है, किससे है ये, सामान्य मानवीय मूल्य से, लोगों के अवबोध से, भौतिक सत्ता से, वक्ता की सत्यनिष्ठा से। तो जो संप्रेषण है इसमें पार सांस्कृतिक अवरोध पूछा गया है, ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा लोगों के अवबोध से, यानी कि परसेप्शन ऑफ द पीपल, लोगों के अवबोध से संबंधित हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। संप्रेषण होता है, और जो संप्रेषण है उसमें पार सांस्कृतिक अवबोध जो होता है, अवरोध होता है, लोगों के अवबोध से संबंधित होता है। संप्रेषण का पार सांस्कृतिक अवरोध लोगों के सांस्कृतिक संज्ञानता, रूढ़िवादी विचार, इनसे लिप्त होता है।
यह वक्ता के पूर्वाग्रह स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है, यानी कि जो बोल रहा है किस लैंग्वेज में बोल रहा है, क्या शब्द वो बोल रहा है, इसमें ये अहम भूमिका निभाता है। कारण और कुशल संप्रेषण में ये अवरोध उत्पन्न करता है। जब आपको सामने वाले की भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक अच्छा संप्रेषण नहीं माना जाएगा। अगर मैं इंग्लिश बोलूंगी, आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है, तो ये क्या होगा, एक अच्छा संप्रेषण नहीं माना जाएगा। या फिर आप लोग उर्दू बोलोगे, मेरे को उर्दू नहीं आती है, मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो इसमें क्या होगा, तो मेरे को ये एक अच्छा संप्रेषण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ता है, भारत का संविधान है, इसके किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य का उल्लेख पूछा गया है? कौन सा है, कहाँ पे दिया गया है? अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 ग में, अनुच्छेद 51 क के ड में, या फिर अनुच्छेद 51 क के छ में। तो ये जो अपना पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य दिए गए हैं, अनुच्छेद जो 51 है जी या फिर छ में। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसमें देख लीजिए क्या दिया गया है इस वाले आर्टिकल में। इसमें ये कहता है कि जो भारत के प्रत्येक नागरिक है, यह कर्तव्य होगा कि वह जंगल, झील, नदी, वन्य जीवन सहित जो सभी प्राकृतिक पर्यावरण है उनकी रक्षा करेगा, उनमें सुधार करेगा, जीवित प्राणियों को उन पर अपनी दया एवं दृष्टि बनाए रखेगा। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या है, हमारे कर्तव्य है। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 51 क छ में दिया गया है, या फिर ए जी में दिया गया है, जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है ये कि जो कथन एक 10%, 20%, 30% की श्रृंखलाबद्ध छूट एकल जो समतुल्य है 40% की है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि जो 15% है, 25% है, 30% की जो छूट है वो समतुल्य है किसके, 50% के। तो पहली बात तो आपको ये मान लेनी चाहिए कि जब ये छूट आपको एक संख्या में दे रही है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे जो समतुल्य आएगा किसी न किसी पॉइंट के रूप में आएगा, ना कि पूरी पूरी संख्या आएगी। तो इसलिए आपका ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेकिन आप इनको सॉल्व करेंगे तो जैसे कि 10 है, 10% है, 100 का 10% मान लीजिए, फिर उनका 90 है, 90 का 20%, 20% के बाद में आपका आ जाएगा, और उसके बाद में 30% की छूट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका ये सॉल्व दिया गया है। ठीक है, इसका ये सॉल्व दिया गया है, इसको देखिए कि जो 10% है, 100 माइनस, यानी कि 100 में से टोटल है, 100 का 10% निकालना है तो कितना आया, 90 आया। 90 के बाद में 20 का, जो 20% निकालना है 90 का, 90 से करेंगे अपन माइनस, तो 20/100 इंटू 90 कर देंगे तो ये आपका 72 आ जाएगा। 72 के बाद में अपन को अब 30% माइनस करना है, तो इसका 30% निकालेंगे तो 50.4 आ रहा है। ठीक है, और वहां पे कितना दिया गया था, टोटल जो छूट हुई 50.4 को माइनस करेंगे 100 में से तो 49.6% आएगा। यानी कि मैंने बोला था ना कि आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट उसमें क्या दिया गया था, 40 दिया गया था। इसी तरीके से जब आप दूसरा निकालेंगे, 15% की छूट निकालेंगे तो 100 माइनस 15/100 इंटू 100 कर देंगे, आंसर आपका 85 आएगा। फिर इस पर 25% की छूट निकालेंगे तो 63.75 आएगा, और इस पर आप 63.75 पर निकालेंगे 30% की छूट, तो वो आएगी कितनी, 44.625। ठीक है, और ये छूट कितनी हो जाएगी, 45.375 की ये छूट हो जाएगी। तो जो आपका दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है इसमें कि कोई नदी है, नदी में जो पानी का बहाव है 15 किलोमीटर है प्रति घंटा। एक व्यक्ति जो कि शांत पानी में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी नाव चलाता है, और एक निश्चित दूरी धारा के साथ में जाने पर पुनः प्रस्थान बिंदु तक लौटने पर 7 घंटे वो ले रहा है। ठीक है, कितने ले रहा है, 7 घंटे ले रहा है। तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो यानी कि इसमें ये कह रहा है टोटली चल रहा है 40 है, 15 और 20, 15 और 25 कितना हो गया, 40 हो गया। ये शांत
पानी का हो गया, ये पानी के बहाव का 15 किलोमीटर हो गया। ठीक है, टोटल किया इसका 40 हो जाएगा। 40 है। ठीक है, मिनट कितना लग रहा है इसको, 10 मिनट हो जाएगा। x/40 इंटू x/10 हो जाएगा। टोटल कितना टाइम लग रहा है इसको, 7 घंटे लग रहा है। 7 घंटे को अगर आप मिनट में करेंगे तो इसमें इंटू का कर देंगे 7। तो इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो 5/40 हो जाएगा, बराबर के x बराबर इसको 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ। इनको अब आप क्या कर देंगे, मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में करने पर यहाँ पे आ जाएगा 280/5, बराबर के कितना हो जाएगा यहाँ पे 56। ठीक है, ये यहाँ पे 40 है। ठीक है, अब इसका जो आप 56 इंटू, जब आप इनको काट पीट करेंगे तो 2 = यहाँ पे आंसर आएगा कितना, 112, 112 ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कितना, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इनको इरेज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि जो कितनी भारतीय भाषाएं हैं उसको यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय घोषित किया गया है। कितनी भाषाएं हैं टोटल, तो टोटल जो भाषाएं हैं जिनको कि यूनेस्को के द्वारा लुप्त प्राय घोषित किया गया है 197 हो जाएंगी। ठीक है, आगे पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो जो उपविपरीत नए न्याय वाक्य हैं उनमें से दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। दूसरा इसमें कह रहा है कि जो दो उपविपरीत होते हैं न्याय वाक्य, उनमें से दोनों को अवश्य सच होना चाहिए। तो ये इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अवश्य इसमें सच नहीं हो सकते हैं, और दोनों क्या है, दोनों ही गलत नहीं हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल ये सही कह रहा है आप लोगों का कि दोनों गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि दोनों को अवश्य सच ही होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, बी है गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट आपका ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। जो फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, केस हिस्ट्री से, नजाती शास्त्र से, या फिर प्रयोग से, एक्सपेरिमेंटल से, या फिर मेटा एनालिसिस से। तो जो आपका फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम सिस्टम है ये संबंधित होता है मेटा एनालिसिस से। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मेटा एनालिसिस होता क्या है, ये एक सामान्य विषय पर कई शोध होते हैं, उनके अध्ययन की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा होती है, जिसको कि मेटा विश्लेषण कहा जाता है। इसके अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि जो मेटा विश्लेषण है इसको किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, आप चाहे जिस क्षेत्र में इसको कर सकते हैं। आगे बढ़िए। कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संप्रेषण होता है, एक ही व्यक्ति के अधीन कार्य कर रहे हो, किसका उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे जो एक ही व्यक्ति है उनके अधीन में ये कार्य हो रहा है। विकर्ण संप्रेषण का, डाउनवर्ड यानी कि जो अधोमुख संप्रेषण है, या फिर पार्श्विक लेटरल कम्युनिकेशन है, अपवार्ड या फिर ऊर्ध्वमुख संप्रेषण है। तो जो दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं उनके बीच में संप्रेषण जो कि एक ही व्यक्ति के अधीन कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा लेटरल कम्युनिकेशन हो जाएगा, पार्श्विक संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्थान में मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को शिक्षा के मूल्य से अवगत कराना, या फिर आदर्श शिक्षक तैयार करना। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य पूछा गया है ना, या फिर उत्तरदायी और अच्छे नागरिक विकसित करना, समाज के लिए मूल्य बनना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, उत्तरदायी और अच्छे नागरिक विकसित करना, ये मूल्य शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग को देख लीजिए। ये एक की लॉगिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर ये कंप्यूटर ढूंढने के लिए नेटवर्क का प्रयोग करता है। ये एक प्रयोक्ता को नकली वेबसाइट और पुनः प्रस्तुत करता है, या फिर कोई जो
व्यक्ति है, प्रयोक्ता है, उसको वैध दिखाई देने वाले ईमेल भेजता है। तो ये फिशिंग क्या होती है कि कोई व्यक्ति है जो प्रयोक्ता होता है, जो जिसके पास में मोबाइल है, फोन है, उसके पास में मैसेज भेजता है जो कि कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल वैलिड दिखाई देता है। यूजर्स को ये ऐसा मैसेज भेजता है। ठीक है, तो ये किसका ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये फिशिंग होता है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। फिशिंग है कोई भी व्यक्ति जो प्रयोक्ता होता है उसको वैध दिखाई देने वाले ईमेल भेजता है। फिशिंग एक तरह का साइबर क्राइम होता है जिसमें कि ईमेल और कंप्यूटर में खोली गई जो वेबसाइट होते हैं उसका उपयोग करके आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं उसको चोरी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है अच्छे मापन की विशेषता यानी कि मीजरमेंट की विशेषता दी गई है। मीजरमेंट में विश्वसनीयता होनी चाहिए, सटीकता, वस्तुनिष्ठता, वैधता एवं पूर्व नहीं होता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होनी चाहिए? रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए अच्छे मापन में। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी तो उसमें होती ही है। वस्तुनिष्ठता इसमें, ये वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए नहीं, वस्तुनिष्ठता नहीं होनी चाहिए इसमें। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए यानी कि पूर्वानुमेयता होनी चाहिए। इसमें ए, डी और ई ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अच्छे मापन क्या होता है कि अगर जो अच्छा मापन है उसमें विशेषता ये होनी चाहिए कि विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, पूर्वानुमेयता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? उपकरण की विश्वसनीयता से तात्पर्य होता है किसी उपकरण के परीक्षण का मान बार बार वही आए जो कि पहली बार में प्राप्त हुआ था। जो उपकरण होता है उसकी वैधता से तात्पर्य किसी उपकरण के उस विषय क्षेत्र में वैध होने से या फिर उसे विषय के ठीक ढंग से माप कर रहा हो, इसका ये वैध का मतलब होता है। ठीक है, यानी कि अपन जब कितनी भी बार उसको मापन कर ले उसके आंसर में कभी भी क्या नहीं आए, कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे देख कह रहा है ये, देखिए इसमें क्या क्या दिए गए, ऊपर दिए गए हैं शायद इसके ऑप्शन। ये इसका क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे निगमनात्मक तर्क का वर्णन करता है जिसके सभी आधार वाक्य और निष्कर्ष सही हों? कौन करता है इसको, देख लीजिए। इसमें असंभाव्य तर्क होते हैं, संभाव्य तर्क होते हैं, कमजोर तर्क या फिर सशक्त तर्क। ये किसकी बात कर रहा है? साउंड आर्गुमेंट यानी कि कमजोर तर्क इसमें होते हैं। कमजोर तर्क क्या होते हैं? ऐसे वैध निगमनात्मक तर्क का वर्णन होता है या फिर करता है जिसके सभी आधार वाक्य और निष्कर्ष क्या होते हैं? सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई शिक्षक है किसी विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद में धीरे धीरे विस्तार और विशेषताओं की ओर में अग्रसर होता है तो इसको कहा जाता है क्या? यानी कोई शिक्षक है विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद में धीरे धीरे उसका विस्तार करता है और विस्तार करने के बाद में उनकी विशिष्टताओं की ओर में अग्रसर होता है तो इसमें क्या कहा जाता है? सह अधिगम है, आगमनात्मक सोच है उसकी, या फिर उसमें वित्त शास्त्रीय परीक्षा है, या फिर उसमें प्रगामी विभेदीकरण है। तो इसमें कहा जाएगा प्रोग्रेसिव डिफ्रेंसिएशन, इसमें कहा जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे आपका दिया गया है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ये सेशन जरूर शेयर करेंगे और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और पुराने हैं तो उनको क्या करना है? सेशन को लाइक करना है, नए लोगों को भी लाइक करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।